हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो स्काई गुरुकुल। और फिजिकल एजुकेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 4 का नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग आज डिसेबिलिटी के आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अभी आपको कौन कौन से डाउट्स आ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें आता है डिसऑर्डर। देखो डिसऑर्डर है क्या। डिसऑर्डर एक तरह का ऐसा इंपायरमेंट है, ऐसा कंडीशन है जिसमें कि पर्सन जो भी पर्सन डिसऑर्डर से सफ़र करता है वो अपना 100% नहीं दे पाता है, वो अपने बॉडी का टोटल इफिशियंसी नहीं दे पाता है, टोटल परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं, वो अपने बॉडी के सभी ऑर्गन्स को हो सकता है ना यूज कर पाता, हो सकता है कि उसके कुछ मेंटल इलर्स हो। मतलब डिसऑर्डर मतलब एक तरीके से ऐसे कर सकते हो कि वो अपने पूरे मतलब बॉडी का परफॉर्मेंस हिंडर कर देता है। डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि पर्सन की बॉडी का जो परफॉर्मेंस है वो घट जाता है, उसकी इफिशियंसी घट जाती है, उसकी सोचने की क्षमता और बहुत सारे जो भी फंक्शंस हैं जो वो मेटाबॉलिज्म कर पा रहा है, जो वो काम करता है, उसमें बहुत सारे रिडक्शंस हो जाते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स की। तो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली तो बहुत सारे टाइप्स के डिसऑर्डर होते हैं, बट हमें जो प्रेजेंटली इसमें पढ़ना है इस बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसमें 4 डिसऑर्डर्स आते हैं। कौन कौन से होता है? सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं, 5 डिसऑर्डर आता है, लेकिन 4 हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कौन कौन से? ADHD, SPD, ASD, ODD एंड OCD। इन 5 डिसऑर्डर को आज मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो में पूरा बने रहना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ADHD। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हो, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब क्या है? अटेंशन से पहले समझ लो, एक पॉइंट आपका मिल गया कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि कोई भी पर्सन ज़्यादा समय तक किसी भी एक पॉइंट पे या फिर किसी भी एक टॉपिक पे अपना अटेंशन नहीं बना सकता। मतलब अगर किसी को ADHD डिसऑर्डर है तो वो लड़का किसी एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस नहीं कर सकता। ठीक, पहली चीज़, उसका जो अटेंशन टाइम है वो बहुत कम होगा। दूसरी चीज़, हाइपर एक्टिविटी, मतलब उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहेंगे। मतलब क्या है कि वो कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाएगा, कभी बहुत हैप्पी हो जाएगा, मतलब बिहेवियर चेंजेस भी होते रहेंगे। और तीसरा जो है डिसऑर्डर है डिफिशियंसी है। तो डिफिशियंसी किसका? अटेंशन और डिफिशियंसी। इसमें होता क्या है, देखो एक्चुअली मैं बताऊं अगर आपको, तो इसमें आपका एक तरीके से बोल सकते हो कि इसमें आप जो बॉडी है, जो आपका मेंटल है, वो एक्चुअली बोल सकते हो कि वो प्रॉपर मात्रा में, मतलब कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं दे पाता। किस समय उसको कैसा रिएक्ट करना है वो नहीं दे पाता। किस वजह से? हाइपर एक्टिविटीज होने के कारण। हाइपर एक्टिविटी मतलब ज़्यादा मात्रा में काम होने के कारण। इसमें आपके बिहेवियर चेंजेस भी आ जाते हैं, बिहेवियर में चेंज आ जाता है उस पर्सन के जो भी ADHD से सफ़र करता है। और उसके साथ साथ आपके बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी आ सकते हैं। शॉर्ट मेमोरी का स्कीम आ जाता है कि वो बहुत कम मात्रा में उसको कोई भी चीज़ें याद रहती हैं, वो बहुत सी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता है, उसकी लर्निंग डायलेक्सिया का उसको प्रॉब्लम आ जाता है और बहुत सी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या हैं। देखो मतलब रीजंस का हम कह सकते हैं कि कॉजेज क्या क्या हैं, कि किन वजहों से ADHD होता है। तो सबसे पहला जो आता है वो है जेनेटिक या हेरिडिटी प्रॉब्लम। जेनेटिक मतलब कि बर्थ के समय या फिर जब आपका बर्थ नहीं हुआ रहता है उसके पहले कोई भी ईरर होता है, या फिर कह सकते हो कि कोई भी इशू होने के कारण, कोई भी प्रॉब्लम होने के कारण, हेरिडिटी के कारण, या फिर आप कह सकते हो जेनेटिक इम्बैलेंसमेंट के कारण ये होता है। दूसरा जो होता है वो होता है बर्थ के समय पर कोई इंजरी हो जाए उसकी वजह से होता है। या तीसरा जो होता है वो होता है इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल कॉज मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट पे आप रहते हो उसमें स्मोक्स हो गया, पॉल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने के कारण हेडेक हो जाए, उससे भी बहुत सारे ये आपके डिसऑर्डर्स होते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है SPD। नाम से ही समझो यार, S मतलब सेंसरी, P मतलब प्रोसेसिंग, D मतलब डिसऑर्डर। सेंसरी से मतलब क्या है कि सेंस नहीं कर पाते हैं, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस नहीं कर पाता है, डिसऑर्डर तो है ही। सेंसरी मतलब कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारा जो ब्रेन है वो सेंस नहीं कर पाता कि हमें कौन से सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है। मतलब जो भी SPD से रिएक्ट करता हो, ठीक है, जो भी पर्सन SPD से सफ़र कर रहा है उसका अगर तुम हाथ मतलब कि गर्म तवा पे भी रख दोगे ना, या फिर किसी भी गर्म बॉडी पे रख दोगे ना, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉन्डिंग है, जो उसके नर्व्स की बॉन्डिंग है, वो प्रॉपर मात्रा में काम नहीं कर रही, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा हाथ जल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि नाम से ही समझो, सेंसरी प्रोसेसिंग, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा उसका ब्रेन जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल में सिचुएशन कौन सा है, हमें कैसा रिएक्ट करना है, हमें क्या मैसेज फॉरवर्ड करना है, क्या मैसेज का रिप्लाई देना है। हमारे ब्रेन को वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन बन ही नहीं पाता है। जो हमारा मोटर नर्व्स होते हैं, ये एक्चुअल में बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से
हमारे जो ब्रेन है वो सेंस नहीं कर पाता है कि कौन सा सिचुएशन और उसी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है, इसमें हमें क्या आउटपुट देना है, पर्सन को हाथ बचाना है। आपको कांटा भी धंस गया तो भी आपको पता नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं रिएक्ट करोगे। मतलब आपका एक तरह से बोल सकते हो कि मेंटल जो एबिलिटी रहती है वो बहुत डाउन हो जाती है और आपका जो इफिशियंसी है, बॉडी का इफिशियंसी, वो बहुत कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या हैं, किस वजह से ये होता है। कॉजेज में याद रखना यार, जेनेटिक और हेरिडिटी कॉजेज, हेरिडिटी फैक्टर्स, ये हर में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर कोई भी इसमें से डिसऑर्डर आ गया तो उसमें एक चीज आप लिख सकते हो, जेनेटिक एंड हेरिडेटरी फैक्टर्स। उसमें आप डिफाइन कर देना कि जीन्स की वजह से, जीन्स के इम्बैलेंसमेंट की वजह से, क्रोमोजोमल इफेक्ट की वजह से। दूसरा जो रीजन आता है वो आता है कि अगर आप कभी इंजरी हुए हो, आपको कभी ब्रेन में चोट आई है या फिर कभी आपका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, उस वजह से भी होता है। और बहुत सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं, इन्वायरमेंटल भी कॉजेज होते हैं और कुछ तो आप हाइपरटेंशन से रिलेटेड भी इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ASD का मतलब ही समझ लो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब क्या है कि इसमें कोई भी पर्सन आपकी बातों को समझ नहीं पाता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, मेंटल एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, उसका एप्टीट्यूड जो है वो कम हो जाता है, उसकी IQ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। वो आपकी बातों को सही से सुन नहीं पाता, सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि आप एक्चुअल में आप क्या उसको बताना चाह रहे हो, क्या उसको समझाना चाह रहे हो। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब यही होता है, ठीक है। इसके भी रीजन अगर मैं बात करूँ तो इसके भी रीजन सेम ही होते हैं यार, हर जगह पे। वहीं बर्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके बर्थ के समय पे ऑक्सीजन का कमी होना, और आपके ड्रग्स, अगर आपकी मदर ड्रग्स लेती नहीं होंगी उस वजह से भी आ सकता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है कि वो बंदे से आप बोलना क्या कर रहे हैं वो समझ क्या पा रहा है। अगर कोई बंदा ASD से सफ़र कर रहा है तो वो आपकी बातों को सही से समझ नहीं पाएगा, उसमें उसको स्पीचिंग डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ODD, ऑपोजिशनल, आप बोल सकते हो डिफिशिएंट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर मतलब क्या है, जैसे कि आप समझ लो, ऑपोजिशनल मतलब अपोजिट। अगर आप कोई भी, मान लो ये ज़्यादातर क्या होता है कि जो 2 से लेकर 16 साल के बच्चे होते हैं इनमें ज़्यादातर पाया जाता है। और एक सर्वे के मुताबिक स्कूल गोइंग बच्चों में 10% बच्चों में ADHD और 10% बच्चों में ODD पाया जाता है। ये 10% बच्चे ODD से सफ़र करते हैं जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं। ODD एक्चुअल में है क्या, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपके क्लास में मतलब जब आप छोटे रहोगे तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो हर काम से मुहकार जाते थे, मतलब हर काम को नकार देते थे, मैं नहीं करूँगा होमवर्क, मतलब कि एक तरह से अपोजिट हो जाते थे। जो भी कंडीशन था, अगर उनकी मदर कहती थी पढ़ने के लिए तो उसके जस्ट अपोजिट हो जाते थे। पहले आप भी ऐसे रहोगे, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, मतलब बर्थ के समय पर ये रहता है, उसके बाद ये धीरे धीरे आपका जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो ये डिसऑर्डर खत्म होने लगता है। और ज़्यादातर आप देखोगे कि जो बड़े लोग होते हैं उनमें ये डिसऑर्डर नहीं रहता है। इसमें होता क्या है कि आपके बिहेवियर भी बहुत बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को आप देखेंगे कि वो बात नहीं मानते हैं, तो इसी का कारण होता है, वो ODD का ही कारण होता है कि वो किसी भी सिचुएशन के जस्ट अपोजिट ही रिएक्ट करते हैं। इसमें रीज़न क्या होता है इसका, एक्चुअली तो आप बात करो तो इन्वायरमेंटल रीजन भी होता है और इसमें जेनेटिक कॉजेज भी आते हैं बहुत सारे, कि जीन्स की वजह से, जीन्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सही नहीं होता है, उसके वजह से भी आते हैं। और 2 से लेके 16%, मतलब 2 से लेके 16 मतलब एज तक के बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है OCD, क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेसिव कंसक्यूटिव डिसऑर्डर, मतलब कि ऑपरेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब क्या है, किसी भी काम को ज़्यादा मात्रा में करना। जैसे कि जो थोड़े एजेड लोग होते हैं जिनकी एज 40+ होती है, देखोगे कि अगर वो दरवाज़ा बंद करके आए तो वो दोबारा जाएंगे दरवाज़ा बंद करते हैं, मतलब उनको भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, शॉर्ट मेमोरी की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। हाथ धुल के आएंगे फिर जाएंगे हाथ धुलने, मतलब वो याद नहीं कर पाते हैं। उनका जो अटेंशन टाइम है, जो उनका रिकॉग्निशन टाइम है, जो उनके मेमोरी है, वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, वो स्टोर नहीं कर पाते हैं और वो बार बार एक ही काम को परफॉर्म करते रहते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर आता है ये आता है किसमें, OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब एक ही काम को बार बार करना, रिपीट करना। ये किस वजह से होता है, इसमें बहुत सारे रीजन आ सकते हैं। तो इसमें आपका जो जेनेटिक तो आता ही है, इसमें आपका फ्लैक्सियल मतलब अलग अलग भी आ सकते हैं, इसमें बिहेवियर कॉजेज भी आ सकते हैं और इसमें आपका जो कॉग्निटिव कॉजेज भी आते हैं और इसमें इन्वायरमेंटल कॉजेज तो आते ही हैं स्मोक की वजह से। और कॉग्निटिव में अगर आप बात करो तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं कि मतलब किसी डिप्रेशन की वजह से वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है डिसेबिलिटी इनक्विटीज। मतलब कि ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, ऐसे कौन कौन से गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम किसी डिसेबल पर्सन से मिलें। तो सबसे पहली बात है यार कि जब भी आप डिसेबल पर्सन, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसको आप सीरियसली
सीरियसली लेना और इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिस करके जाना इस टॉपिक पे। इसमें होता क्या है कि हमें ये बताना है इस टॉपिक में कि कौन कौन से ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम किसी भी डिसेबल पर्सन से मिल रहे हैं, उससे हैंडशेक कर रहे हैं। तो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहला है कि जब भी आप किसी भी डिसेबल पर्सन से मिलो तो उससे डायरेक्टली बात करो, जो उसके साथ है उससे मत बात करो। उससे क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ी निगेटिविटी आती है कि मैं डिसेबल हूं। दूसरी बात क्या है, उनसे डायरेक्ट हैंडशेक करो, कभी भी उनको ऐसा ना फील हो कि आप उनको मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। तीसरी बात क्या होती है कि जब भी उनसे आप मिलो उनसे उनके डिसेबिलिटी के बारे में कभी मत पूछो। चौथी बात क्या है, उनसे डायरेक्ट स्पीच करो, मतलब कि उनसे पूछो कि कैसा मतलब कि क्या माहौल है, A to Z उनसे मतलब कांटेक्ट में रहो। तीसरी बात क्या है कि उनसे बहुत ज़्यादा उनके मतलब कि बोल सकते हो कि हर बात पे उनको नीचा मत दिखाओ, उनके मोटिवेशन को और हाई करो अपने बातों से। उनको कभी आपकी बिहेवियर से कभी भी उनको प्रभाव ना पड़े कि ये हमें नहीं। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स के जो कि आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर का है CWSN। तो CWSN में हमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ऐसे कौन कौन से मतलब कि स्ट्रेटजी हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि एक दिव्यांग चिल्ड्रन भी एक अच्छे स्पोर्ट में जा पाए, एक अच्छे स्पोर्ट को परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपकी असर्टिव क्लासेस। असर्टिव क्लासेस मतलब कि क्लासेस को उस वे में ऑर्गेनाइज कराना जिससे कि एक डिसेबल पर्सन भी, एक डिसेबल चिल्ड्रन भी उसको एक्सेस कर पाए, ठीक। दूसरा जो आता है वो आता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक मात्रा में यूज कर पाए जिससे कि वो जो पर्सन है, जो भी वो चिल्ड्रन है, वो उसको अच्छे से सीख पाए उस चीज़ों को आपकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और जो नेक्स्ट आता है वो आता है एपिटेटिव फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि जो आपका एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, उसको और उनकी अकॉर्डिंग बनाया जाए, उनके रूल्स को थोड़ा चेंज किया जाए। और नेक्स्ट यही आता है कि आपका हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए उनके, जब भी आप उनको सिखा रहे हो सकता है कि वो जल्दी ना सीख पाए क्योंकि भाई वो डिसेबल है, तो उनके प्रति आपका जो बिहेवियर वो हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा मोटिवेटिंग हो। और जो नेक्स्ट आता है हमेशा आप फोकस करें क्रिएटिविटी पे कि उनको कैसे हम और क्रिएटिव बना पाएँ। और जो नेक्स्ट है वो है कि उनको थोड़ा प्रोफेशनल कोर्सेज में इंडल्ज किया जाए, उनको प्रोफेशनलिटी भी सिखाई जाए। और साथ साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है कि उनको एक ऐसे माहौल में रखा जाए जहाँ से वो ये ना कभी अपनी मेंटल एबिलिटी में रिकॉग्नाइज करें कि हम डिसेबल हैं। उनको कुछ रूल्स उनके लिए चेंजेस किए जाएं, जो भी गेम्स के रूल हैं उनके लिए चेंजेस किए जाएं। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो दिव्यांग जन जो हैं वो भी एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे स्पोर्ट्स सेक्टर में और अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा मैं। अगर इस वीडियो में थोड़ी गलती नज़र आई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस वीडियो में अधिक से अधिक मैंने एग्जांपल्स की लेने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलता हूँ किसी और वीडियो में।